दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही नेपाल के अंदर में एक प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। लोग दोस्तों सड़कों पर बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट करते हैं। दुनिया भर के अखबारों में दोस्तों इसकी सुर्खियां निकलकर सामने आती है। उनकी मांग है कि दोस्तों जो नेपाल के अंदर में अभी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र देखने को मिलता है उसको बदलकर हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों नेपाल के अंदर अभी जो आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलता है उसको बदलते हुए वहां पर मोनार्की सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में नेपाल के अंदर मोनार्की का क्या इतिहास रहा है, कैसे नेपाल के अंदर में दोस्तों एक प्रकार का नया एडमिनिस्ट्रेशन निकलकर सामने आता है और एक्चुअल में क्यों दोस्तों लोग जो है इसकी मांग कर रहे हैं। आइए आज इन चीजों को आसान भाषा में आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस नेपाल के प्रोटेस्ट के बारे में कुछ भी बात करें उससे थोड़ा सा पहले दोस्तों आपको नेपाल के डेमोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, जिससे आप इस घटना को अच्छी तरह से यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। नेपाल की जब बात होती है तो दोस्तों आपको पता है कि भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में दोस्तों नेपाल निकलकर सामने आता है। नेपाल जो कि दोस्तों अपने आप में 2021 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों 3 करोड़ के आसपास की इसकी जनसंख्या है। अगर टोटल पॉपुलेशन में अगर इनकी रिलीजियस देखा जाए तो 2021 के पॉपुलेशन में दोस्तों बताया गया था कि जो 81% के आसपास दोस्तों यहाँ पर हिंदुइज्म है, जबकि 8% के आसपास दोस्तों आपको यहाँ पर बुद्धिज्म देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों इसमें आपको एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा हिंदू लोगों का, क्योंकि वे मांग करते हैं कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र निकलकर सामने आना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन दोस्तों हिंदू का नेपाल के अंदर में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ दोस्तों जब बात करते हैं इंडिया के रिलेशनशिप के साथ में, तो नेपाल का जो इंडिया के साथ में रिलेशनशिप होता है दोस्तों वो हमेशा दोस्तों बदलते रहता है, क्योंकि नेपाल को कभी दोस्तों इंडिया के साथ में रहना पड़ता है तो कभी दोस्तों चाइना के साथ में रहना पड़ता है। जैसे जैसे सरकारें बदलती है दोस्तों हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी दोस्तों आपको पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आपको प्रो चाइना देखने को मिलते हैं, चाइना समर्थक होते हैं। इसके पहले दोस्तों आपको शेर बहादुर देउवा देखने को मिलते थे, जो कि दोस्तों प्रो इंडियन हुआ करते थे, इंडिया के समर्थक हुआ करते थे। तो ये उसी प्रकार से दोस्तों जैसे अभी आपको बांग्लादेश की सरकार देखने को मिलती है, जहाँ पर अभी आप देखोगे तो जो शेख हसीना जी है वो प्रो इंडियन हुआ करती है। इसके पहले आपको खालिदा जिया देखने को मिलती थी, जो कि दोस्तों प्रो पाकिस्तानी हुआ करती थी, और जो प्रो पाकिस्तानी होगा वो प्रो चाइना भी होगा। तो उसी प्रकार से रिलेशन दोस्तों जो है ऐसा नहीं है कि हमेशा एक समान रहता है। हमारा इंडिया और नेपाल के साथ में रिलेशन दोस्तों कई बार अच्छा रहता है, कई बार खराब रहता है। जैसे जैसे सरकारें बदलती रहती है वैसे वैसे रिलेशनशिप भी बदलते रहता है। और जहां तक दोस्तों बात है इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेड का, तो इंडिया दोस्तों नेपाल के बीच में ज्यादा बड़ा ट्रेड देखने को नहीं मिलता है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो दोस्तों नेपाल जो है 9th ट्रेडिंग पार्टनर देखने को मिलता है इंडिया के लिए, जिनके दोनों के बीच में अगर आप ट्रेड देखोगे तो कुछ $8.2 बिलियन के आसपास 2017-18 का डेटा के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलता है। और इस मामले में दोस्तों इंडिया का जो इम्पोर्ट होता है ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट बहुत ही कम होता है। तो इस मामले में हम इंडिया हमेशा आगे रहता है, इंडिया को ज्यादा फायदा होता है नेपाल के साथ ट्रेड करने में। लेकिन अगर पार्टनरशिप के मामले में देखोगे तो रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ट्रेड आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। और इन सब चीजों के बाद दोस्तों नेपाल की एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो है दोस्तों नेपाल का जो एम्बलम है, उनका जो मोटो है वो है दोस्तों जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका मतलब होता है कि दोस्तों माँ और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी महान है। ये दोस्तों जो एम्बलम है ये मुझे नेपाल का सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और इसलिए दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है कि आज मैं ये वीडियो को भी कर रहा हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले आप द हिंदू का आर्टिकल को देखें, जहां दोस्तों लिखा जाता है कि जो नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर लोगों की मांग है कि वहां पर प्रो मोनार्की के लिए दोस्तों सिस्टम को लागू किया जाए। एक बार फिर से मोनार्की सिस्टम को दोस्तों नेपाल में लागू करने की मांग उठते। द हिंदू का आर्टिकल मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा था इस सेगमेंट के अंदर में। अगर आप देखोगे दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट को समझ लेते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे एक्चुअल में मोनार्की होता क्या है। दोस्तों अभी तक आप देखोगे तो जनरली आप जितने भी सरकारें वर्ल्ड के अंदर में देखते हो उनमें सबसे पॉपुलर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी बोले तो जो अब्राहम लिंकन की सबसे अच्छी परिभाषा है, जिसमें जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, वो चीज आपको देखने को मिलता है। जैसे आप इंडिया है, यूएसए है, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। दुनिया के जब भी दोस्तों सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात आती है तो वो इंडिया है, लेकिन जब सबसे पुरानी डेमोक्रेसी की बात आती है दोस्तों वो अपने आप में यूएसए है। ये तो हो गया डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का ठीक होता है दोस्तों आपको डिक्टेटरशिप देखने को मिलता है, जहाँ पर जनता का कुछ भी नहीं होता है। एक हेड होता है जो अपने अकॉर्डिंग वहां पर शासन करता है, जनता को वहां पर किसी भी प्रकार का शासन आपको देखने को नहीं मिलता। उसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप, जिसके लिए आप दोस्तों आज नॉर्थ कोरिया को जानते हैं। जो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उंग है वो आज के समय दोस्तों सबसे बड़े डिक्टेटर के रूप में जाए जाते हैं। इसके पहले आपको अगर पहले पता हो तो पहले भी जो हिटलर हुआ करते थे, मुसोलिनी हुआ करते थे, वे भी दोस्तों दुनिया के बड़े डिक्टेटर के रूप में जाए जाते थे। एक दोस्तों आपको देखने को मिलता है मोनार्की। मोनार्की के अंदर में बेसिकली क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा वहां पर शासन करेगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आज जितने आपको अरब देश देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सऊदी अरब को देखिएगा, या फिर आप देखिएगा दोस्तों कतर है, या फिर यूएई है, इन सब देशों के अंदर में दोस्तों प्रिंस का शासन होता है।
मतलब राजा का बेटा ही राजा शासन बनता है। यहाँ पर एक मोनार्की सिस्टम चलता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों आपको सऊदी अरब के अंदर में देखने को मिलेगा, जहाँ पर सऊदी अरब में अगर आप देखोगे तो आज मोहम्मद बिन सलमान का शासन है। उसके पहले दोस्तों उनके पिताजी मोहम्मद का शासन हुआ करता था। आज उनके बेटे दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान वहाँ के प्रिंस क्राउन के रूप में शासन कर रहे हैं। तो ये होता है एक मोनार्की सिस्टम। इसी का दोस्तों एक मिला जुला रूप आपको देखने को मिलता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में जानते हैं, जहां पर दोस्तों आपको डेमोक्रेसी भी देखने को मिलता है और मोनार्की भी देखने को मिलता है। जैसे आज के समय में आपको यूके में देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको देखने को मिलता है, जहां पर एक संसद आपको देखने को मिलता है जो कि सबसे सर्वप्रमुख होता है। जैसे आज ऋषि सुनक जो है इसी संसद के हैं, जबकि वहां पर आपको मोनार्की भी देखने को मिलता है, मतलब राजा का भी शासन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता होगा कि यूके के अंदर में जब महारानी की मृत्यु हुआ तो उनके बेटे को शासन बनाया गया, तो उसको हम दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में भी जानते हैं, जहां पर एक प्रधानमंत्री भी होगा, एक जनता का चुना हुआ नेता भी होगा, लेकिन राजा या रानी का शासन भी होगा, लेकिन वो केवल राष्ट्र के प्रतीक के रूप में कार्य करेगा, जैसे आज के समय में आपको भारत के राष्ट्रपति देखने को मिलता है। तो अब दोस्तों आपके मन में क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में मोनार्की का सिस्टम क्या होता है। इस मोनार्की सिस्टम की दोस्तों नेपाल के अंदर में मांग की जा रही है। तो अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि जितने भी न्यूज के आर्टिकल्स है वहाँ पर दोस्तों रिस्टोरेशन की बात की जा रही है। नेपाल का जो मोनार्की सिस्टम है उसके रिस्टोरेशन की बात की जा रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पहले से नेपाल के अंतर्गत मोनार्की सिस्टम चला आ रहा था। तो एक बार दोस्तों इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में नेपाल के अंतर्गत में मोनार्की सिस्टम कब से चला आ रहा है। दोस्तों जब मैं नेपाल के मोनार्की शासन की बात करता हूं तो लगभग दोस्तों आज से जब आप दोस्तों 40 साल पहले जाकर देखोगे तो नेपाल के अंदर में दोस्तों आपको मोनार्की शासन देखने को मिलता था। बेसिकली इंडिया के अंदर में जैसे आपको मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, उसी प्रकार से नेपाल के अंदर में दोस्तों एक बहुत बड़ा वंश शाह वंश देखने को मिलता था, जो दोस्तों 1768 के अंदर में स्टैब्लिश किया गया था पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा। अब दोस्तों ये जो नारायण शाह जो वंश हुआ करता था ये काफी लंबे समय लगभग 240 वर्षों से दोस्तों इसने शासन किया था नेपाल के अंदर में। इसके बाद इसके अलग अलग राजा होते चले गए थे। हम दोस्तों पूरा डिटेल में जाकर आपसे चर्चा नहीं करेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या कितने कितने शासन हुए थे, उन सब चीजों को दोस्तों हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। और ये जो शाह वंश हुआ था दोस्तों पूरे नेपाल पर अधिकार करके अपना शासन किया करता था। एक्चुअल में दोस्तों आज जो आप नेपाल को देखते हैं वो पहले नेपाल उतना नहीं हुआ करता था। बेसिकली जो नेपाल का जो पूरा डायनेस्टी था, नेपाल का जो पूरा साम्राज्य था, वो जो दोस्तों आज जो आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, उत्तराखंड देखने को मिलता है, जो हिमाचल प्रदेश है उसके पूरे बॉर्डर तक फैला हुआ था। लेकिन आपको पता होगा कि 1814 से लेकर 16 के बीच में दोस्तों जैसे ही एंग्लो नेपालीज का वॉर होता है, जो अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में युद्ध होता है, तो 1816 के बीच में जो संगोली की संधि होता है उसके अनुसार दोस्तों नेपाल के कुछ अधिकारों पर दोस्तों अंग्रेजों का शासन हो जाता है। और जब देश हमारा आजाद होता है तो जो जिस भागों पे अंग्रेजों ने शासन किया था नेपाल के भागों पर, उस पर हमारा अधिकार हो जाता है। तो नेपाल आज कुछ छोटे से भागों में सिमट कर रह जाता है। अब दोस्तों ऐसे करके बहुत सारे शासन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जब समय में आगे बढ़ते हैं तो 1955 का वो समय रहता है दोस्तों नेपाल में एक शासक होता है जिसका नाम महेंद्र शाह रहता है। इसने दोस्तों जब महेंद्र शाह यहाँ के शासन बनते हैं तो 1959 के अंदर में दोस्तों यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत करते हैं। दैट मीन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जनता का चुना गया प्रतिनिधि भी आपको देखने को मिलता है, साथ ही राजा का भी शासन आपको देखने को मिलता है। तो एक तरफ शाह वंश का शासन चल रहा था और एक तरफ जनता के चुने के प्रतिनिधि भी यहाँ शासन कर रहे थे। तो इस प्रकार का जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का सिस्टम था ये 1959 के आसपास दोस्तों महेंद्र शाह के द्वारा यहाँ के जो शासक हुआ करते थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। और अगर समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी शासन काल के बीच में दोस्तों 1990 का वह समय आता है जब दोस्तों बड़ी मात्रा में दोस्तों यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनली दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत हो जाती है। मतलब संविधान में दोस्तों जो है एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत कर दी जाती है, जो कि पहले महेंद्र शाह ने किया था। अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर दोस्तों 1990 के अंदर में जो है यहाँ पर शुरुआत की जाती है। यहाँ पर दोस्तों जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाने लगता है, जिसमें सबसे पहले प्रतिनिधि निकल कर आते हैं जो कि यहाँ पे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। वो दोस्तों गिरिजा प्रसाद कोइराला बनते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ के नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं। जनता के द्वारा जिनके प्रतिनिधि दोस्तों जो है 1990 के अंदर में गिरिजा प्रसाद कोइराला बनते हैं और मोनार्की के रूप में शाह वंश का भी शासन चला आ रहा था। लेकिन इसी बीच दोस्तों नेपाल के अंदर में आपको काफी सारे गृह युद्ध देखने को मिलते हैं। चाइना का इंटरफेयर दोस्तों आपको जो नेपाल में बढ़ता हुआ दिखता है। 1995 के समय में दोस्तों पुष्प कमल दयाल प्रचंड जो कि एक माओवादी नेता हुआ करते थे, उन्होंने दोस्तों एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जहां पर बोला गया कि यहाँ पर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को समाप्त कर देना चाहिए और केवल प्रधानमंत्री का शासन को चलाया जाना चाहिए। और ये चूंकि एक माओवादी नेता हुआ करते थे, चीन की पूरी फंडिंग हुआ करती थी और इसमें दोस्तों पुष्प कमल दयाल जो है प्रचंड निकलकर सामने आते हैं, एक बहुत बड़े उभरते हुए नेता निकलकर सामने आते हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों 2001 के अंदर में एक बहुत बड़ी घटना निकल कर आते हैं जहां पर दोस्तों नेपाल के अंदर में जो रॉयल फैमिली चली आ रही थी, शाह वंश का शासन चला आ रहा था, उसके अंतर्गत दोस्तों एक शासक हुआ करते थे जिसमें दीपेंद्र जो प्रिंस हुआ करते थे, उन्होंने अपने 9 परिवारों के जितने भी सदस्य हुआ करते थे उनको मार दिया और खुद अपने आप को मारकर हत्या कर लिया, जिसे दोस्तों इतिहास के अंदर में बड़े बड़े शब्दों में दोस्तों जो रॉयल फैमिली का मसेकर के रूप में जाना जाता है नेपाल के अंदर में। इसके बहुत सारे फोटोज आपको दोस्तों गूगल के ऊपर में देखने को मिलते हैं, लेकिन उन फोटोज को हम आपको दिखाने वाले नहीं है स्क्रीन के अंदर में, आप जाकर उनको सर्च करके देख पाओगे। और
उसकी भी एक अलग ही कहानी रही है। इसके बारे में अगर कभी टाइम मिलेगा तो हम उसके ऊपर आपको वीडियो बताएंगे। केवल आप इतना समझ के रखिए कि इन सब गृह युद्धों के बीच में दोस्तों 2001 के अंदर में प्रिंस दीपेंद्र ने दोस्तों अपने पूरे परिवार को अपने साथ में लेकर उनकी हत्या कर दिया था, जिसके शासनकाल में दोस्तों जो शाह वंश था लगभग खत्म हो गया था। लेकिन इस परिवार के केवल एक सदस्य बचकर रह गए थे, जिनका नाम दोस्तों ज्ञानेंद्र हुआ करता था। और आज के समय में दोस्तों जो नेपाल के अंदर में बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा कारण है कि इसको लीड किया जा रहा है ज्ञानेंद्र के द्वारा, जो कभी शाह वंश के ही एक बचे हुए अंग निकलकर आपको देखने को मिलते हैं और उन्हीं के द्वारा ये प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। और 2008 के समय में दोस्तों नेपाल के अंदर में पूरी तरह से डेमोक्रेसी की शुरुआत की जाती है, जहां पर दोस्तों पहले जो आपको समय देखने को मिल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का, उसको पूरी तरह से एंड कर दिया जाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का शासन को शुरू किया जाता है। और 2008 के अंदर में दोस्तों नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के समय में निकलकर सामने आता है। हिंदू राष्ट्र का जो कंसेप्ट चला आ रहा था अब तक, जो शाह वंश का शासन था, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के साथ में एक डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में दोस्तों नेपाल जो है 2008 के अंदर में निकलकर सामने आता है। और 2017 के अंदर में दोस्तों नेपाल ने अपना एक नया संविधान भी बनाया, उसको भी लागू करवाया। उस समय दोस्तों केपी शर्मा ओली जो थे वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अभी के समय में आपको पुष्पकमल दहल प्रचंड यहाँ के आपको शासक देखने को मिलते हैं, यहाँ के आपको प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं। और अगर आप पूरे स्टोरी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों केपी शर्मा ओली को देखोगे या फिर पुष्पकमल दहल प्रचंड देखोगे, जिन्होंने कभी ना कभी आंदोलन किया था। उन लोगों ने दोस्तों आज के समय में एक अच्छा सत्ता पा के रखा हुआ है। लेकिन जो शाह वंश के शासक बच के रह गए थे ज्ञानेंद्र, उनको किसी भी तरह का शासन देखने को नहीं मिला। वे केवल एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन बिताने लगे थे, जबकि वो एक शाह वंश इतने बड़े शासन हुआ करते थे। लेकिन उन्हीं के समय में दोस्तों पूरी तरह से शाह वंश को एंड कर दिया गया, उनको किसी भी तरह का पद देखने को नहीं मिला। और यही कारण है कि दोस्तों उन्होंने इतनी बड़ा मात्रा में प्रोटेस्ट किया। उनका मानना है कि जब सभी ने प्रोटेस्ट किया और सबको कुछ ना कुछ मिला है। जब माओवादी के रूप में दोस्तों पुष्पकमल दहल प्रचंड किए तो उनको शासन मिल गया। जब 2008 के अंदर में डेमोक्रेसी की स्थापना हुई तो केपी शर्मा ओली को शासन मिल गया। तो इस बार अगर वे जनता को लेकर एक मोनार्की को लेकर प्रोटेस्ट शुरू करेंगे कि मोनार्की के रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नेपाल के अंदर में, तो हो सकता है कि उनको भी शासन मिल जाए। इसीलिए ज्ञानेंद्र जो है दोस्तों इतनी बड़ी मात्रा में नेपाल के अंदर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे जो भी रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिले दोस्तों, लेकिन एक इन सब चीजों के बीच में दोस्तों फायदा तो नेताओं का होता है, लेकिन एक्चुअल में बेवकूफ तो जनता ही बनती है। तो ये पूरी दोस्तों नेपाल के मोनार्की की कहानी है। लेकिन आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इन सब प्रोटेस्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आपका इन सब चीज़ों को लेकर क्या ओपिनियन आता है, वो बहुत ही मायने रखता है। तो वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे अगर आपको ऐसे चीज़ों पर दोस्तों और वीडियो चाहिए, अगर आपको लगता है कि जो ऐतिहासिक टॉपिक्स होते हैं उन पर हमें कुछ और वीडियोस करना चाहिए, तो वो हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से और जैसा कि दोस्तों हम हर वीडियो के एंड में आपसे कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।